जून का करंट अफेयर है, सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य आ गए हैं, ठीक है? तो पहले तो यूएनओ देख लेते हैं। यूएनओ महासभा होती है एक तो, एक होती है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में होते हैं कुल 15 देश। फिर इसमें एक होता है अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक होता है इकोसोक, ठीक है? एक होता है यूएन सचिवालय और एक होता है न्यास परिषद। फिर जो इसमें 15 सदस्य हैं, इसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं, जो कि हैं चीन, यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रसिया, ठीक है? और 10 अस्थायी हैं। 10 अस्थायी का कार्यकाल होता है 2 वर्ष और प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है यूएन महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, जिसमें 2/3 बहुमत द्वारा उनका सिलेक्शन होता है। भौगोलिक रूप से विभाजित है। जैसे अफ्रीका से आते हैं कितने देश? 3 देश। एशिया प्रशांत से आते हैं 2 देश। पूर्वी यूरोप से आते हैं 1 देश। लैटिन अमेरिका से आते हैं 2 देश। पश्चिमी यूरोप से आते हैं 2 देश। अब जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, उसमें आए हैं पनामा, पाकिस्तान, ग्रीस, डेनमार्क और सोमालिया। तो वर्तमान में कौन आए? पनामा, पाकिस्तान, ग्रीस, डेनमार्क, सोमालिया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पापा ग्रेट्स आने पर सीट दिला देंगे, तो पापा ग्रेट्स। तो पी ए पनामा पाकिस्तान, जी आर ग्रीस, डी ई डेनमार्क और एस से सोमालिया। और सर्वाधिक बार अस्थायी मेंबर कौन रहे हैं? जापान 12 बार, ब्राजील 11 बार और भारत रहा है 8 बार। अभी 5 अस्थायी मेंबर जो कि इनका कार्यकाल जो भी है, ठीक है, इनको हटा लेते हैं, अब तो कोई काम की नहीं है। फिर इसके बाद अगली जो न्यूज़ थी वो है G7 शिखर सम्मेलन। तो इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। पहले तो 1973 ईस्वी में ये बना था, जिसमें लिबर्टी इसमें पहले तो एक तो लाइब्रेरी ग्रुप, फिर एक वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो इसको लाइब्रेरी ग्रुप कहते थे जब ये 1973 में बना था। कौन सा? G7, जिसमें एक वेस्ट जर्मनी था, एक फ्रांस था, एक यूनाइटेड किंगडम था और एक यूएसए था। फिर 1974 में जापान आ गया, तो इसको ग्रुप ऑफ 5 कहने लगे थे। फिर 1975 में समिट हुई, फर्स्ट समिट, जिसमें इटली आया, जब इसको G7 कहने लगे। फिर 1976 में कनाडा आ गया, जब G7 कहने लगे। और 1996 में G8 कहने लगे, रशिया आया। पर वर्ष 2014 में रशिया को हटा दिया। तो G7 के 7 देश कौन कौन से हैं? जापान है, यूएसए, इटली, कनाडा। जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है? अब हालिया सम्मेलन हुआ है जो इसका 50वीं समिट थी। तिथि 30 जून 2024, स्थान था फसानो, इटली। और सम्मिलित राष्ट्र थे G7 सदस्य देश, उसके साथ में ईयू अध्यक्ष, ईयू परिषद का अध्यक्ष और ईयू आयोग का अध्यक्ष। तो यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि थे, ठीक है? फिर आमंत्रित सदस्यों में इसमें भारत था और अन्य 11 देश थे, ठीक है? अब ये ईयू हमेशा इसमें शामिल होता है, किसमें? G7 की मीटिंग में, परंतु वो इसका पार्टनर नहीं है। अब G7 की मीटिंग में हुआ क्या-क्या? G7 ने ऐसा क्या किया है? तो पीजीआई, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट, ये चलाता है, जिसमें वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए साझेदारी है ये। इसकी शुरुआत 2022 में हुई और यानी कि 48वें समिट में। फिर विकासशील देशों में $40 ट्रिलियन का बुनियादी ढांचे का विकास करना इसका उद्देश्य है। किसका? पीजीआई का। तो विकासशील देशों में। फिर आईमैक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को समर्थन दिया है इसने। फिर अभी अफ्रीका में लेविटो, लेविटो यानी मध्य अफ्रीका और फिलीपींस, फिलीपींस यानी लुजाने गलियारे का समर्थन करता है ये। फिलीपींस में तो लुजाने गलियारे को, और अफ्रीका में क्या करता है ये? लेविटो, लेविटो गलियारे का। फिर यूक्रेन को 50 बिलियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलरेशन लोन दिया है इसके द्वारा। उसके बाद इसने G7 में अपूर्णीय खाद्य प्रणाली एनएसएफ का शुभारंभ किया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाएं दूर करना इसका कार्य है। G7 अपूर्णीय खाद्य प्रणाली। फिर यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हुआ, जो कहाँ पे हुआ है? बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट, स्विट्जरलैंड में हुआ है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट, स्विट्जरलैंड। फिर अगली न्यूज़ है बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा। तो वो आई भारत में और उन्होंने राजशाही व कोलकाता के बीच एक ट्रेन सेवा शुरू की। फिर चटगांव और कोलकाता के बीच एक बस सेवा शुरू की। फिर घोड़े दरसाना व हल्दीबाड़ी चिल्हाटी के बीच मालगाड़ी सेवा शुरू की। तो कहाँ से? एक तो है गेड़े दरसाना और हल्दीबाड़ी चिल्हाटी के बीच। फिर भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात किया जाएगा। ये कार्य भी किया गया। तो ग्रिड तो भारतीय है पर नेपाल से करेगी। फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें देखते हैं विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है और इसमें 120 देशों में 63वां स्थान है भारत का। और पहला स्थान है किसका? स्वीडन का। सेकंड स्थान है डेनमार्क का। तो अपन कैसे याद रखेंगे? एनर्जी, एनर्जी को रखेंगे स्विच डाउन। तो स्विच यानी स्विट्जरलैंड पहली रैंक, डाउन यानी डेनमार्क सेकंड रैंक। स्विच डाउन कर देना एनर्जी सेविंग के लिए। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और इसकी 120वीं रैंक है किसकी? कांगो की, और 119वीं यमन की। फिर प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो वैश्विक एनर्जी सूचकांक कौन कौन है? स्वीडन और डेनमार्क। पहली है स्वीडन, दूसरी है डेनमार्क। 120 देशों में भारत का 63वां। फिर परमाणु शस्त्रागार पर रिपोर्ट, तो सिपरी निकालता है। और छठवां स्थान है, पाकिस्तान से आगे है भारत। 3 परमाणु शस्त्रागार का सर्वाधिक तीव्र विस्तार कर रहा है। फिर रशिया यूएसए का नाभिकीय हथियारों का 90% रखते हैं। तो सबसे तीव्र विस्तार तो कर रहा है कौन? चीन। और 90% कौन रखते हैं? रूस और अमरीका। विश्व भर में परमाणु शस्त्रागार चल रहे आधुनिकीकरण से जोखिम पर प्रकाश डाला है। और सिपरी क्या है? एक स्वीडिश थिंक टैंक है। तो भारत की रैंक है छठी। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तो निकालता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें भारत की रैंक है 129, 146 देशों में। और पाकिस्तान को छोड़ के सारे देश भारत से आगे हैं, पड़ोसी वाले। फिर फर्स्ट आइसलैंड है, फर्स्ट यानी फर्स्ट पे चलता है आइसलैंड और सेकंड पे चलता है फिनलैंड। तो जहाँ पे आइस होती है वो लोग फन करते हैं, ठीक है? ऐसे याद रखेंगे। तो पहले पे कौन है? आइसलैंड वाले। आइस आइस यानी मतलब कूल है लोग, ठीक है?
तो इसलिए जेंडर गैप में भी कम है इनमें, और फिर फंड करते हैं ये। तो सेकंड बात है फिनलैंड, ठीक है। तो 146 पे कौन है सूडान, 145 पे कौन है पाकिस्तान, और इसकी 4 मानकों पर इसको निकाली जाती है जेंडर गैप। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, दूसरा होता है शिक्षा, फिर होता है स्वास्थ्य, और एक होता है राजनीतिकरण। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिकरण, आर्थिक भागीदारी। फिर विश्व एक रिपोर्ट है कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक, जो विश्व बैंक की है। शीर्ष 20 में केवल एक बंदरगाह है, जो कि है विशाखापट्टनम, और भारत का है ये 19वें नंबर पे है। शीर्ष 20 में 19वें नंबर पे भारत का। फर्स्ट पे ये कौन सा है, यांग सांग पोर्ट है चाइना का, और सेकंड पे कौन है, सलाल बंदरगाह है जो कि ओमान का है। फिर यूएन सिटाड, इसकी रिपोर्ट है एक विश्व निवेश रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये। इसमें 15th रैंक है। 2023 में एफडीआई 43% से घट के 28 बिलियन डॉलर रह गया है, ठीक है। और फर्स्ट रैंक है यूएसए की। तो यूएन सीटाड में निवेश रिपोर्ट में भारत की रैंक है कौन सी, 15वीं। तो ये अपन ने देख लिए। अगली न्यूज़ है पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस आईएसए का 100वां देश बन गया है। उसके बाद न्यूज़ है राष्ट्रीय एकता का पुल, तो डैन्यूब नदी पे बना है बुडापेस्ट हंगरी में, 700 मीटर लंबा है, सबसे लंबा केबल ब्रिज है ये विश्व का। फिर है अगला बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन, तो लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए है ये। इसके सदस्य देश हैं भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। फर्स्ट समिट हुई है इसको सैन डिएगो कैलिफोर्निया में। फिर तजाकिस्तान ने हिजाब और ईदी पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर अगली है रिवोल्यूशनरी गार्ड ईरान के हैं, उनको कनाडा एवं अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। नेपाल एवं ताइवान के बाद समलैंगिकता को मान्यता देने वाला देश थाईलैंड है। स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को संप्रभु देश की मान्यता दे दी है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में 1153 लोगों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें 853 सजाएं केवल ईरान में है। फिर ऑपरेशन अभियान कुछ हैं, जिसमें है जीमैक्स, जो है भारत जापान का समुद्री अभ्यास है, और ये इसका 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में हुआ। फिर रेड फ्लैग करके एक अभ्यास है जो अमेरिकी वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध है, अलास्का यूएसए में हुआ, जिसमें भारत, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों ने सहयोग लिया पार्ट। फिर रेड फोर्स व ब्लू फोर्स में इसको बांटा जाता है अभ्यास में सेनाओं को। फिर सम्मेलन की बैठक हुई कुछ, जो है पहली क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डायलॉग, दूसरी बैठक हुई नई दिल्ली में हुई, तकनीकी मुद्दों पर सहयोग को बढ़ाने के लिए हुई। फिर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, रूस में आयोजित हुई। टाइम लाइन है ब्रिक्स की देखें तो पहले इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फर्स्ट सम्मेलन हुआ, ये के ये के ये ये के थे जो भी है यार, ये तेरिनबर्ग रूस में हुआ था फर्स्ट सम्मेलन। फिर अगला 2010 में अफ्रीका शामिल हुआ। 15वीं समिट जोहान्सबर्ग में हुई, जिसमें 6 देशों को और सदस्यता की बात की गई, जिसमें थे अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, ईरान, मिस्र। फिर अभी अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया, और 1 जनवरी 2023 को 5 देशों ने सदस्य बन गए इसके 15वीं समिट में, ठीक है। फिर 1 जनवरी 2023 से अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए रूस का कार्यकाल की शुरुआत हुई है। अध्यक्ष यहाँ पे क्रमिक रूप से मिलती है, क्रमिक आधार में। 16वां शिखर सम्मेलन कजान रसियान रूस में होना है, कहाँ पे, कजान रूस में। फिर भारत का IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 हुआ, जो नई दिल्ली में हुआ। IRO सदस्य देशों में क्रूज पर्यटन को विकसित करने पे इसका ध्यान है। फिर अगली न्यूज़ है जिसमें लोकसभा चुनाव हुए 2024, उसमें राजस्थान और इनके देख लेते हैं। तो उसमें पहले फर्स्ट फेज में हुए राजस्थान में, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में राजस्थान में हुए। फिर इसमें भारत में देखें तो 240 बीजेपी की सीटें, 99 कांग्रेस की। फिर हैं कुछ सीटें ऐसे ही, और इसमें लोकसभा में कुल सीटें हैं जिनमें सामान्य है 412, SC है 84, ST है 47। इसके कंपेरिजन में राजस्थान में देखें तो राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें बीजेपी को मिली, 14, और कांग्रेस को मिली 8। RLP को मिली 1, बाप को मिली 1, CPI M को मिली 1। राजस्थान में सामान्य सीटें 18, SC की हैं 4, ST की हैं 3। मतदान हुआ, मतदान में लक्षद्वीप में सर्वाधिक हुआ 84%, और न्यूनतम हुआ बिहार में, जो कि 56.19%। फिर राजस्थान में सर्वाधिक हुआ बाड़मेर में 73%, और न्यूनतम हुआ टोंक में 56%। फिर सर्वाधिक मोट मतों से जीता कौन, रकीबुल हसन कांग्रेस के थे, असम के। और राजस्थान में कौन जीती, महिमा कुमारी बीजेपी की थी। फिर न्यूनतम मतों से जीत किसने मिली, तो रविंद्र दत्ता राम को मिली, शिवसेना के थे, मुंबई में 48 वोट से। और राजस्थान में राव राजेंद्र सिंह को मिली, जयपुर ग्रामीण से, जो बीजेपी के हैं, 1615 वोट से। फिर महिलाएं कितनी हैं भारत की में, लोकसभा में 74, राजस्थान की लोकसभा से हैं 3। फिर सबसे युवा महिला सांसद जो है भारत में, वो है सांभवी चौधरी, 25 वर्ष हैं। और प्रिया सरोज, वो भी 25 वर्ष हैं, जो कि एक तो है कहाँ से, एक तो है, पता नहीं कहाँ से है, जो भी है। फिर जो एक है राजस्थान में सबसे युवा सांसद है, वो है संजना जाटव, 26 वर्ष है, भरतपुर की हैं, कांग्रेस की। फिर सबसे बुजुर्ग अगर भारत में देखें तो TR बालू हैं, और राजस्थान में सबसे बुजुर्ग सांसद है वो भूपेंद्र ओला है। फिर मतदान तो ठीक है, इनको हटा लेते हैं। फिर राजस्थान विधानसभा के विधायक जो सांसद बन गए हैं, जो कि हैं हरीश मीणा कांग्रेस के, टोंक सवाई माधोपुर, बृजेंद्र ओला कांग्रेस झुंझुनू, मुरारीलाल मीणा कांग्रेस दौसा, राजकुमार राउत आप पार्टी, हनुमान बेनीवाल RLP पार्टी नागौर, और राजकुमार राउत कहाँ के थे, बांसवाड़ा। फिर राजस्थान से राज्यसभा सांसद KC वेणुगोपाल ने केरल के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। निर्विरोध निर्वाचित सदस्य मुकेश चंद्रकांत दलाल सूरत से जीत गए हैं, निर्विरोध हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है। फिर 1952 ईस्वी से अब तक 29वें सांसद है जो निर्विरोध चुने गए हैं ये। और 28वीं सांसद थी कौन, डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी की। और सर्वाधिक अगर निर्विरोध देखें तो जम्मू कश्मीर से हैं 4 बार। और एकमात्र निर्दलीय सांसद जो निर्विरोध चुने गए हैं वो है आनंद चंद, वो है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। अब नोटिफिकेशन कौन निकालता है लोकसभा राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट,
ठीक है। और जो इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ईसीआई होता है। और स्टेट में कौन निकालता है, वो होता है गवर्नर। ठीक है। फिर अनाउंस कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकसभा राज्यसभा का देख लेते हैं, पहले पूरा देखते हैं। लोकसभा राज्यसभा में नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट, अनाउंस कौन करता है, ईसीआई। और कंडक्ट कौन करता है, ईसीआई। फिर प्रेसिडेंट के लिए नोटिफिकेशन कौन निकालता है, ईसीआई। अनाउंस कौन करता है, ईसीआई। कंडक्ट कौन करता है, ईसीआई। फिर स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट वो असेंबली के लिए कौन करता है नोटिफिकेशन, गवर्नर। अनाउंस ईसीआई। और कंडक्ट भी ईसीआई करवाता है। तो सिर्फ नोटिफिकेशन लोकसभा में प्रेसिडेंट और स्टेट वालों में गवर्नर, इतना डिफरेंस है। फिर नोटा, तो इंदौर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नोटा वोट मिले हैं और उम्मीदवार के बाद दूसरे स्थान पर रहा है ये, जीतने वाले उम्मीदवार के बाद। ठीक है। और पहला बार नोटा का प्रयोग 4 राज्यों में हुआ था, जो हुआ था 2013 में। उसमें थे छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 2014 के आम चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर नोटा का प्रयोग किया गया। और ये जब 2013 में हुए थे, ये विधानसभा के चुनावों में हुआ था। फिर स्वीप, स्वीप क्या है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन। मतदाता शिक्षा को सुदृढ़ करना, सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। और इस कार्यक्रम के तहत कुछ कार्य किए गए, जैसे कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। ठीक है। फिर चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये अम्ब्रेला थीम थी। मेरा वोट देश के लिए, ये पहली बार मताधिकार का प्रयोग कर रहे मतदाताओं के लिए था ये। और मेरा वोट मेरा कर्तव्य, ये लघु फिल्म चलाई गई थी और नेशनल आइकन बनाई थी चुनाव के लिए, वो थे सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव। फिर मंत्रिपरिषद, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार 2 शपथ होती हैं, पद की और गोपनीयता की। मंत्रिपरिषद 31 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 5 राज्य मंत्री और 41 नहीं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 41 बने हैं राज्य मंत्री। तो ये हो गई इसमें मंत्रियों की। फिर इसमें अपन को जो याद रखना है, राजस्थान के श्री भूपेंद्र यादव है, वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और एक गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय इनको मिला है। फिर हैं, और देखें तो अपने संघीय मंत्रिमंडल में शामिल राजस्थान से निर्वाचित सांसद, तो जो है भूपेंद्र यादव बता दिया मैंने, गजेंद्र सिंह शेखावत बता दिए। फिर अर्जुन राम मेघवाल है, जो संसदीय कार्य मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय में है, स्वतंत्र प्रभार में। और भागीरथ चौधरी हैं, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में है, राज्य मंत्री हैं। तो ये दोनों तो राज्य मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी, और वो दोनों तो कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है। फिर अगले देखें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सबसे युवा मंत्री कौन है, वो है किंजू राय राम मोहन नायडू। ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और आंध्र प्रदेश से टीडीपी के सांसद हैं ये। ठीक है। उसके बाद देखें तो प्रोटेम स्पीकर, पहली व शुरुआती बैठकों का संचालन हेतु बनाते हैं वरिष्ठ लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होते हैं। फ्रांस की परंपरा है प्रोटेम स्पीकर की। प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, अनुच्छेद 95(1) के तहत। पद का उल्लेख नहीं किया गया है इसका। और पहले थे मावलंकर, जीवी मावलंकर। फिर कोई भी महिला प्रोटेम स्पीकर नहीं रही है। 17वीं लोकसभा में श्री वीरेंद्र कुमार रहे हैं। 18वीं में इस बार रहे हैं भरतहरी मेहताब, जो कि कटक उड़ीसा से आते हैं और 7वीं बार सांसद बने हैं। कौन, भरतहरी मेहताब। फिर स्पीकर, तो फर्स्ट जीवी मावलंकर सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष। फिर बलराम झाकड़ लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर सर्वाधिक कार्यकाल रहे हैं। और दो महिलाएं रही हैं, मीरा कुमार और 15वीं लोकसभा में, और सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा में। और 17वीं लोकसभा में ओम बिरला है, 18वीं में भी ओम बिरला है। तो ये हो गई है। फिर आगे देखें तो ओम बिरला प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगा, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। इनसे पहले 2 बार रहने वाले कौन है, M A अयंगर, GS ढिल्लो, बलराम झाकड़, GM बालयोगी, ओम बिरला। तो ओम बिरला भाजपा के पहले सांसद हैं। फिर विपक्ष की तरफ से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के सुरेश का प्रस्ताव रखा और 18वीं लोकसभा में ओम बिरला को गवर्नर से चुना गया। ठीक है। फिर सदन का नेता, दोनों सदनों में अलग अलग नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री जिस सदन से होता है वो सदन का नेता होता है। दूसरे सदन में प्रधानमंत्री द्वारा किसी मंत्री को दिलाई जाती है। ठीक है। सदन के नेता तो मंत्री होता है दूसरे सदन में कोई। फिर लोकसभा में जैसे नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा। फिर नेता प्रतिपक्ष, तो वो है जो वो पार्टी जिसके पास कम से कम 10% सीट होनी चाहिए और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होनी चाहिए। तो पहले तो थे कौन से, 1969 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली। 1977 में विपक्ष के नेता के वेतन भत्ते अधिनियम 1977 पारित किया गया। ये एक वैधानिक पद है, ना कि संवैधानिक। और विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता थे डॉक्टर सुभग सिंह, राम सुभग सिंह। और 16वीं व 17वीं लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था। 18वीं में है श्री राहुल गांधी। और तो उसका 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें अलग अलग जगह हुए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। जहाँ पे अरुणाचल में 46 सीट मिली बीजेपी को, और जिसमें मुख्यमंत्री बने प्रेमा खांडू। फिर 2 जून को हुआ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF, नहीं, सिक्किम में भी एक सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, उसको मिली 31 सीटें। ठीक है। और वहाँ पे कौन बने मुख्यमंत्री, तो सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग, और अरुणाचल प्रदेश के हैं प्रेमा खांडू। फिर आंध्र प्रदेश के हैं N चंद्रबाबू नायडू, और उसी को डिप्टी हैं पवन कल्याण। फिर उड़ीसा में है मोहन चरण मांझी। ठीक है। अब यूनेस्को ने कोझिकोड को घोषित किया पहला साहित्य शहर। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN कार्यक्रम के तहत 7 श्रेणियों में शहरों को दर्जा दिया जाता है, जिसमें कोझिकोडी हो गया साहित्य के लिए, ग्वालियर है संगीत के लिए, चेन्नई है संगीत के लिए, वाराणसी है संगीत के लिए, जयपुर है शिल्प एवं लोक कला के लिए, श्रीनगर है शिल्प एवं लोक कला के लिए, मुंबई है फिल्म के लिए, और हैदराबाद है गैस्ट्रोनॉमी के लिए। पर भारत के किसी भी शहर को एक तो मीडिया आर्ट्स में, एक हो गया मीडिया आर्ट्स, और एक दूसरा होता है डिजाइन श्रेणी में स्थान नहीं दिया गया है। तो 7 श्रेणियां कौन कौन सी, संगीत है, शिल्प एवं लोक कला है, साहित्य है, फिल्म है, गैस्ट्रोनॉमी है, फिर मीडिया आर्ट्स है, और डिजाइन श्रेणी है। फिर उसके बाद देखें
तो नालंदा विश्वविद्यालय में नए परिसर का उद्घाटन हुआ है राजगीर बिहार में। भारत व पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच सहयोग के रूप में इसकी स्थापना की गई है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है नालंदा बिहार को 2016 में। और यह कार्बन नेट जीरो परिसर है, इसका जो परिसर है वो। फिर श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प शहर का दर्जा, WCC वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा दर्जा दिया गया है। और यूनेस्को से संबद्ध NGO है ये, ठीक है, यूनेस्को ने नहीं दिया है इसको। फिर स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी WCC की, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की। पूर्व 3 शहरों को भी ये दर्जा प्राप्त है, इसमें जयपुर है और मलप्पुरम है केरल का, और मैसूर कर्नाटक का। फिर प्रेरणा स्थल तो संसद भवन परिसर में खोला गया है प्रेरणा स्थल। प्रतिष्ठित नेताओं व स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं लगी हुई है प्रेरणा स्थल में। मियावाकी क्या है, वन के विकास की जापानी पद्धति है। फिर NSSO की रिपोर्ट आई है जिसमें शीर्ष 10 परिवारों का उपभोग ग्रामीण शीर्ष 10 परिवारों का उपभोग बता रहे हैं, जिसमें ग्रामीण में 24.6, शहरी में 29.7%। और वर्ष 2022-23 में ये हो गया है 22.7, शहरी में हो गया 25.7। ग्रामीण क्षेत्र में केरल सबसे अमीर है और शहरी क्षेत्र में तेलंगाना सबसे अमीर है। और टिप्पणी की गई है देश में आर्थिक असमानता में गिरावट आई है। रामसर सूची में भारत के 2 नए स्थल हो गए हैं, पर अभी और हो गए हैं 3 और। आर्द्रभूमि व संरक्षण व सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है, तो अभी जो जोड़े गए हैं उनको देख लेते हैं। नागा पक्षी अभ्यारण्य बिहार का, नागी पक्षी। फिर है मुकुटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार का, तो नागी पक्षी बिहार, मुकुटी पक्षी बिहार, मकुटी। फिर नंचरायण ये है तमिलनाडु का, कछुवेली है तमिलनाडु का, और तवा है MP का। और भारत में कितने हो गए, 85। और कुछ अन्य समाचार इसमें, केरल विधानसभा ने केरलम नाम का प्रस्ताव रख दिया है। फिर है मराबीता कामरूप असम में नया IIM खोला गया है मराबीता कामरूप में। चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय खोला गया है शिमला में। और हैदराबाद NIIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज को WHO का सहयोगी केंद्र बना दिया गया है। इससे पूर्व ये जामनगर गुजरात और नई दिल्ली में भी ऐसे बनाए जा चुके। अगली न्यूज है भूमिफिकेशन के लिए देश की पहली पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में शुरू। इसके अंतर्गत मूल स्थान पर कोयला गैसीकरण का उपयोग करके इसे CH4 यानी मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जैसी गैसों में परिवर्तित किया जाएगा। फिर राजस्थान एवं कर्नाटक की नवीन पारेषण योजनाओं को केंद्र की स्वीकृति, जिसमें राजस्थान व कर्नाटक से 9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निकासी के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की स्वीकृति दी गई है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अंग है ये अनुमोदित योजना है, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र की बिजली निकासी योजना राजस्थान से 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी करेगी, जिसमें फतेहगढ़ परिसर से 1 गीगावाट, बाड़मेर परिसर से 2.5 गीगावाट, नागौर परिसर यानी मेड़ता से 1 गीगावाट, और ये बिजली यूपी को हस्तांतरित की जाएगी, ठीक है। और कर्नाटक के लिए फिर है, और इसमें कर्नाटक की सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना कोप्पल क्षेत्र और गड़क क्षेत्र को 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए दिया गया है। फिर GST काउंसिल की 53वीं बैठक नई दिल्ली में होगी, अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करेगी। विभाग द्वारा अपील दायर करने हेतु GST अपील न्यायाधिकरण के लिए 50 लाख तक की मौद्रिक सीमा दी गई है, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ की मौद्रिक सीमा, और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ की मौद्रिक सीमा। फिर है एक पेड़ माँ के नाम अभियान दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क से शुरू होगा, 5 जून 2024 को नरेंद्र मोदी करेंगे। फिर राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना, जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के परिसर की स्थापना होगी। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी की जाएगी। फिर डिब्रूगढ़ में 25 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसमें नामरूप थर्मल पावर स्टेशन में स्थापित की जाएगी। OIL एवं असम फाउंडेशन कॉर्पोरेशन के माध्यम से संयुक्त उद्यम लगेगा। फिर अगला है असम में जनता भवन और सौर परियोजना, तो ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर लगे PV सिस्टम के साथ 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता होगी। इस परियोजना के शुभारंभ से असम सचिवालय परिषद देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बना है जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। फिर PM किसान सम्मान निधि, तो किसानों को प्रत्येक 4 माह में 2000 का वित्तीय लाभ हस्तांतरित करेगा। 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। फिर मंत्रालय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय है, और इसमें 17वीं किस्त भी जारी की गई है। फिर उसके बाद आगे चलें तो अपन है एक 1 वीक थीम, तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई। विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत सभी के लिए नवाचार को समावेशी बनाना इसका उद्देश्य है। फिर पर्यावरण प्रवाह या ई प्रवाह निगरानी प्रणाली लाए हैं, जो है जल शक्ति मंत्रालय की, और गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता की वास्तविक समय विश्लेषण करेगी। ये नमामि गंगे कार्यक्रम की गतिविधियों की निगरानी में भी सुविधा देगी। तो जो अपना नमामि गंगे कार्यक्रम है उसमें अविरल धारा, निर्मल धारा की बात करते हैं, पारिस्थितिकी, भू वैज्ञानिक और अखंडता की बात करते हैं, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास के लिए बात करता है, 15-16 में शुभारंभ हुई थी। 2 घटक हैं इसके, PM आवास योजना ग्रामीण और PM आवास योजना शहरी, ठीक है। फिर PM भारतीय जन औषधि परियोजना, PM BJP जो जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। मॉरिशस में जन औषधि योजना के योजना पाने वाला पहला देश बन चुका है। फिर नेपाल सरकार भी इसके लिए अनुरोध कर दिया है। फिर महाराष्ट्र में बदावन में एक ग्रीनफील्ड बंदरगाह को स्वीकृति दी गई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहाणु के नजदीक मौसम में स्वचालन योग्य होगा ये, तो सभी मौसम में संचालन होगा इसमें, और महाराष्ट्र के पालघर जिले में होगा ये। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा नवरत्न कंपनी को दर्जा मिल चुका है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। यह जहाज, पनडुब्बी, विभिन्न प्रकार के जहाजों का निर्माता है। फिर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। तो मझगांव डॉक को तो मिला है नवरत्न, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को मिनी रत्न। महाराष्ट्र बतावन में एक ग्रीनफील्ड बंदरगाह जो पालघर जिले के दाणू के नजदीक है, सभी मौसमों में संचालन के योग्य होगा। फिर है संज्ञान मोबाइल ऐप, तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव द्वारा लॉन्च किया गया है संज्ञान।
रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च ऐप जिसमें रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है जो स्मार्टफोन पर सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन व सरल सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। फिर प्रभाव पोर्टल यह व्यक्ति व संस्थाओं को आरबीआई से विनियामकीय अनुमोदन लाइसेंस व प्राधिकार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाता है। फिर अगली न्यूज़ देखें तो अगली न्यूज़ है मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी पीआरएल द्वारा खोजे गए हैं। स्थान है मंगल ग्रह के हारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में। क्रेटर के नाम रखें लाल, मुरसान और हिलसा। लाल है पीआरएल के पूर्व निदेशक देवेंद्र लाल के नाम पे, मुरसान है उत्तर प्रदेश का कस्बा और हिलसा है बिहार का कस्बा। फिर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी तो पुष्पक इसरो द्वारा पुष्पक व्हीकल हेतु आरएलवी LX-03 की सफल लैंडिंग की गई है। परीक्षण के दौरान प्रक्षेपण यान पुष्पक को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने 45 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा था। प्रयोग किया जा रहे अन्य आरएलवी कौन कौन से हैं तो फाल्कन का है बाई स्पेस फाल्कन 9 है स्पेस एक्स का और न्यू शेपर्ड है बाय ब्लू ओरिजिन यूएसए की। तो ये आरएलवी है यानी कि रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। फिर अब विश्व का पहला 3D रॉकेट तो अंतरिक्ष स्टार्टअप में अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया है और रॉकेट का नाम है अग्नि बाण सॉर्टेड 01। तो अग्नि बाण सॉर्टेड 01 इसका नाम है रॉकेट का और अग्निकुल कॉस्मोस ने इसको किया है सफल परीक्षण। दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D सेमी क्रायोजेनिक इंजन था इसका एकल चरण लॉन्च वाहन है। इसे बनाने में इकोनेल धातु का प्रयोग किया गया। इसका इकोनेल धातु का। अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली भारतीय निजी कंपनी कौन कौन सी है तो अग्निकुल है जिसके संस्थापक हैं श्रीनाथ रविचंद्रन और SR चक्रवर्ती और ये चेन्नई में है और इसका जो उपलब्धि है अग्निबाण सॉर्टेड 01। ठीक है। फिर एक स्काई रूट एरोस्पेस है जिसके संस्थापक हैं पवन कुमार चंदाना और नागा भारत ढाका। हैदराबाद तेलंगाना में स्थान है। विक्रम एस रॉकेट इसने बनाया था। फिर अन्य उपलब्धियां देखें तो पाकिस्तान ने पाक सेट MM1 उपग्रह तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु लॉन्च किया है और आई क्यूब कमर यानी चांद की फोटोग्राफी के लिए ये लॉन्च किया है। आई क्यूब कमर चांद के लिए पाक सेट MM01 तेज इंटरनेट के लिए। फिर बोइंग एवं नासा का साझा स्टार लाइनर क्रू मिशन लॉन्च किया गया है अभी। स्टार लाइनर क्रू मिशन तो किसका है बोइंग और नासा का। फिर अभ्यास अभी कौन कौन से हैं तो रक्षा DRDO द्वारा विकसित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा DRDO द्वारा। ठीक है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट इसका इस्तेमाल होता है मिसाइल प्रणाली को लक्षित करने हेतु। और पावर है स्मॉल गैस टरबाइन इंजन एंड ट्विन अंडर स्लग बूस्टर द्वारा। ठीक है। फिर MOCR यानी माइक्रोवेव ऑब्ज्यूकेंट जो भी है। ठीक है। तो इसका काम क्या है DRDO की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा विकसित है। यह एक ऐसी तकनीक है जो रडार संकेतकों को अस्पष्ट करती है और प्लेटफॉर्म द्वारा परिसंपत्ति के चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाती है एवं इस प्रकार की रडार की पकड़ में आने की आशंका को कम करती है। तो ये मतलब MOCR क्या है रडार से बचाती है। फिर रुद्रम 2 क्या है विकास DRDO द्वारा किया गया है। ये स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित प्रणाली है जो शत्रु के कई प्रकार के हथियारों को नष्ट करने के लिए हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से उड़ीसा में रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया है। तो हवा से सतह पर मार करती है रुद्रम। फिर नागास्त्र आत्मघाती ड्रोन तो यह एक मानव पोर्टेबल हथियारबंद ड्रोन सिस्टम है जिसे उच्च परिशुद्धता के साथ दुश्मनों के खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है और विकास इसका इकोनॉमिक एक्सेलेंस लिमिटेड EL द्वारा किया गया है और यह एक प्रकार का लोइटरिंग म्यूनिशन है। ठीक है। तो ये क्या है ल्यूटरिंग म्यूनिशन अर्थात यह निर्दिष्ट क्षेत्र के ऊपर मंडरा सकता है और उस पर सटीक हमला करने से पहले उसे लॉक कर सकता है। तो नागास्त्र आत्मघाती ड्रोन। तो राजस्थान की कुछ देख लें तो गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 18 जनवरी 1999 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। संशोधन अधिनियम आया 2006 में जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो गए हैं यानी कि अब स्टेट ह्यूमन राइट में 2 सदस्य और एक अध्यक्ष यानी 3। ये वैधानिक संस्था है। संशोधन 2019 में हुआ जिसमें मुख्य न्यायाधीश की बजाय किसी भी न्यायाधीश की अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले। फिर इसके फर्स्ट थे कांता भटनागर जो मार्च 2000 से अगस्त 2000 तक ही रही थी। फिर दूसरे थे गोपाल कृष्ण व्यास जो कि नहीं पहले तो कौन से कांता भटनागर और लास्ट जो भी रहे वो है गोपाल कृष्ण व्यास। फिर उसके बाद अभी कार्यवाहक आए थे रामचंद्र झाला और उसके बाद जो भी आए हैं गंगाराम मूलचंदानी नए अध्यक्ष हैं। तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है अधिनियम की धारा 22 उपधारा 1 के तहत। और आयोग के अन्य 2 सदस्य हैं तो रामचंद्र झाला हैं क्योंकि वो कार्यवाहक थे और एक है अशोक गुप्ता तो ये भी नई नियुक्ति है। अशोक गुप्ता रामचंद्र झाला और गंगाराम मूलचंदानी 3 सदस्य हो गए। टोटल 3 होते हैं पहले कितने होते थे 5। फिर नवीन महाजन तो ये राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं। प्रवीण गुप्ता का स्थान लेंगे। निर्वाचन आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1994 को 243 के तहत संवैधानिक आयोग है। फिर ओम प्रकाश बड़ाना तो देवनारायण बोर्ड के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। फिर ML गर्ग पाली जिले की हैं। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के महानिदेशक IGP के रूप में नियुक्त हुई है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ जून 2024 में चुनाव हुए जिसमें अध्यक्ष अनिल व्यास को चुना गया है जो शाहपुरा के हैं और महासचिव है राम अवतार सिंह जाखड़। फिर आगे चले तो राजस्थान जनजाति परामर्श दात्री परिषद जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया गया। विधानसभा में निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के 14 विधायक गणों को सदस्य बनाया गया है। मनोनीत गैर सरकारी सदस्य पुष्कर तेली हैं। फिर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 5वीं अनुसूची के तहत बनाई जाती है। अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, सदस्य होते हैं 20 मैक्सिमम, जिसमें 3/4 विधायक होते हैं और 1/4 मनोनीत होते हैं। ठीक है।
फिर हैं समितियां, समितियों में जैसे आर एस राठौड़ समिति, पूर्व न्यायाधीश हैं आर एस राठौड़, उद्देश्य है एकल पट्टा प्रकरण की निष्पक्ष जांच हेतु। फिर ललित के पवार समिति, नए जिलों के पुनर्गठन हेतु, अध्यक्ष ललित के पवार है, पूर्व आरपीएस के अध्यक्ष हैं। यह समिति अपनी रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपेगी। और उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार ने रामलुभाया समिति के अनुशंसा पर 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे, तो उनको देख लिया वापिस से। फिर कैलाश सुधार एवं हितेश सोनी, तो कैलाश सुधार कौन है? ये सुमेरपुर पाली के निवासी हैं। अयोध्या यूपी में पंच धातु से बना राम धनुष और हनुमान गदा निर्माण किया है। किसने? कैलाश सुथार ने और रितेश सोनी ने। फिर समारोह देखें तो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह हुआ, तिथि थी 10 से 13 जून। चैत्रवा स्थापना दिवस था। इसमें पुलिस कल्याण निधि 1.5 करोड़ की, पुलिस बेनेवलेंट फंड 1 करोड़ का, पुलिस उत्सव फंड 1.5 करोड़ का। फिर राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हुआ, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालना जयपुर में। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें लक्ष्य था 7 करोड़ पौधे लगाना। 3 करोड़ आम जन को रियायती दरों पर देंगे, 3 करोड़ राजकीय भूमि पर लगेंगे, 1 करोड़ ओरण व चारागाह भूमि पर लगेंगे। और इसे वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली में लॉन्च की गई है इसमें। फिर इंडिया स्टोन मार्ट हुआ 5 फरवरी 2026 को, जिसमें आयोजन किया जाएगा और राजस्थान सरकार एवं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन सीडोस द्वारा द्विवार्षिक रूप से इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किया जाता है। फिर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव तो मानसरोवर जयपुर में आयोजित किया गया। फिर विश्व ऊँट दिवस जो 22 जून को हुआ, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में ऊँटनी के दूध को पाउडर में बदलने के प्रयास किए गए इस संस्थान के द्वारा। और यूएन ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्ड वर्ष घोषित किया है। नाई का गौरव दिवस अलवर में मनाया गया इसी के उत्सव में। फिर वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड मिला है, पटवा इंटरनेशनल देती है इसको, ये मिला है दिया कुमारी को। समारोह हुआ बर्लिन में। और राजस्थान टूरिज्म को वर्ष 2024 के लिए डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान में कुल पर्यटक आए हैं 18.07 करोड़, स्वदेशी हैं 17.90 करोड़ और विदेशी हैं 17 लाख। फिर ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप अवार्ड 2024, जिसमें राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन आरएमएससी जिसको मिला है अवार्ड। और उपलब्धि है बायो मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना। फिर वृक्ष मित्र सम्मान तो ये दिया है कल्पतरु संस्था जयपुर में आयोजित हुआ था, ये कल्पतरु संस्था द्वारा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ समय सेवक उमा व्यास को मिला है। राज्यपाल ने परिंदों के लिए परिंदा अभियान की शुरुआत की इसके टाइम पे। फिर राष्ट्रीय अटल उद्योग रत्न ये मिला है लेखराज माहेश्वरी को। फिर भारत भूटान समरसता अवार्ड 2024 आशा कुमारी को मिला है, सोनगाम पंचायत बी की सरपंच हैं। मीडिया के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, डॉक्टर दीप्ति शर्मा जयपुर की हैं। अशोक सिंह राठौड़ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। फिर डॉक्टर विमल भंडारी जिन्हें साहित्य सम्मान मिला है। और बाल कथा 3 की पृथ्वी ने मांगी चप्पल, तो डॉक्टर विमल भंडारी को मिला है आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान, लक्ष्मीकांत जोशी। फिर निधन हुआ है किसका? विजय वर्मा का, जो कि जवाहर कला केंद्र के सबसे पहले महानिदेशक रहे थे, के बिरला फाउंडेशन के बिहारी पुरस्कार विजेता रहे हैं। फिर जसवंत सिंह राठी यानी आरपीसी के पूर्व सदस्य। फिर चर्चित योजनाएं तो कृषक उपहार योजना 1 अक्टूबर 2021 से लागू हुई, कृषि विपणन निदेशालय द्वारा ई नाम के माध्यम से विक्रय को बढ़ाना, ई पेमेंट से भुगतान करना, उपज का अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करना। फिर प्रावधान क्या है? मंडी स्तर पर 2 वर्ष में दी जाती है राशि, जिसमें फर्स्ट को दी जाती है 25, सेकंड को 15 और थर्ड को 10। फिर खंड स्तर पर 2 वर्ष में दी जाती है, जिसमें 50, 30 और 20। फिर राज्य स्तर पर वर्ष में 1 बार दी जाती है, जिसमें राशि मिलती है फर्स्ट वाले को 2.5 लाख, सेकंड वाले को 1.5 लाख और थर्ड वाले को मिलते हैं 1 लाख। फिर 2024 का ये मिला है मनदीप पाल कोटा को, ठीक है, कृषक उपहार योजना के लिए राज्य स्तर पे। फिर ऑपरेशन एंटी वायरस तो ये राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध चलाया है ऑपरेशन एंटी वायरस। आपनी लाडो प्रोजेक्ट वंचित बालिकाओं को सरकारी स्कूलों में शिक्षा से जोड़ने के लिए आपनी लाडो प्रोजेक्ट। सीएम किसान सम्मान निधि तो ये पीएम सम्मान निधि की राशि को 6 से बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। और पीएम किसान सम्मान निधि में जिसमें क्या होगा, इसमें फर्स्ट किस्त में सीएम देगा 1,000, फिर सेकंड किस्त में अलग से सरकार देगी राजस्थान की 500 और थर्ड किस्त में भी 500, तो ऐसे मिला के हो जाएंगे 8,000। फिर सामाजिक सुरक्षा हेतु पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन इसमें न्यूनतम राशि 1,000 थी, फिर प्रत्येक वर्ष में 15% वृद्धि होगी। 1 अप्रैल 2024 से राशि बढ़ाकर 1150 हो गई है। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो 100% वित्त पोषण 100% वित्त पोषित 15 जिलों को तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहन उपलब्ध कराए गए। फिर पीएम यूनिटी मॉल की तर्ज पर राजस्थान यूनिटी मॉल जयपुर में स्थापित किया गया। फिर स्टॉप डायरिया अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक संचालित किया जा रहा है। राजस्थान जीएसटी में फेसलेस मैनेजमेंट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। फिर पारितोषिक योजना जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा संचालित की जा रही है पारितोषिक योजना, जो प्लास्टिक वस्तु के भंडारण परिवहन व विक्रय की जानकारी देने पर 10,000 का इनाम देगी। फिर प्रधानमंत्री ई बस सेवा तो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, प्रदूषण नियंत्रण हेतु ये शहरी क्षेत्रों में की काम करेगी। राजस्थान के 8 शहरों में 500 ई बसों का संचालन किया जाएगा। फिर अगली है नजर सिटीजन ऐप, जयपुर पुलिस द्वारा लॉन्च की गई है वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु और डोमेस्टिक हेल्पर किराएदार इत्यादि से संबंधित है नजर सिटीजन ऐप। सोलर प्रोजेक्ट तो मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित सोलर प्रोजेक्ट हेतु जमीन आवंटन को मंजूरी दी थी है। बीकानेर में पूगल तहसील में लगेगा 2000 मेगावाट का और छत्तीसगढ़ में लगेगा 450 मेगावाट का, तो बीकानेर में हो जाएगा 2450 मेगावाट का राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। फिर फलोदी बल्ला में लगेगा 500 मेगावाट का जो एनटीपीसी लगाएगी। फिर कुछ चर्चित स्थान रहे जो है जोधपुर में तरंग शक्ति अभियान हुआ है, 12 सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स भाग लेंगी, कुवैत ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी आदि भी है, बहुपक्षीय अभ्यास है और 2 चरणों में संपन्न होगा। इसका जो पहला चरण था वो तो 6 से 14 अगस्त सुलूर तमिलनाडु में और सेकंड है वो है 29 अगस्त से 14 सितंबर जोधपुर राजस्थान में। फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में गिद्धगणना हुई जिसमें 173 है और आईसीएन रेड डाटा में ये संकटग्रस्त जाती है, ठीक है। फिर एमएनआईटी जयपुर 3 मंजिला इमारत पर भूकंप का परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ है, देश का पहला शैक्षणिक संस्थान है ऐसा करने वाला। फिर अभी और कुछ देखें तो न्यूज़ में तो बीकानेर में बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर का डॉग ट्रेनिंग सेंटर खुला है। फिर जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेडिंग सेंटर फॉर ड्रोन
ये खुला है। तो ये कहाँ पे खुला है? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। फिर एक टेक्सटाइल पार्क खुला है भीलवाड़ा में। अजमेर में क्या है? पहला जुवेनाइल एडिक्शन डी एडिक्शन सेंटर खुला है। फिर उदयपुर में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लॉयल ब्रीडिंग सेंटर खुला है। और विश्व का दूसरा एवं भारत का पहला महासीर संरक्षण रिजर्व भी उदयपुर में ही खुल रहा है। फिर एक चित्तौड़गढ़ में क्या है? छात्र वरुण आहूजा द्वारा बनाई गई विजय स्तंभ की तस्वीर को टाइम्स स्क्वायर पर लगाया गया है चित्तौड़गढ़ के। फिर प्रतापगढ़ में क्या है? सीता माता जंगल में हजारों वर्ष पुराने शैल चित्रों की खोज की गई है मंगल मेहता द्वारा। फिर 12 में सौरसन में खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला गया, राज्य में दूसरा, पहला है अजमेर में, तो खरमोर का दूसरा ब्रीडिंग सेंटर। फिर भरतपुर में राष्ट्रीय मलखम्ब चैंपियनशिप आयोजित की गई। फिर जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजिकल संस्थान खोली गई है। फिर गांव चित्रोली जयपुर है जहाँ पे खुली है। और एक राजस्थान में यूनिटी मॉल खुला है, राजस्थान यूनिटी मॉल। फिर सीकर में उत्तर भारत की पहली महाराव शेख जी सैन्य अकादमी खुली है मोहनपुरा सीकर में। फिर वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो खातीपुरा जयपुर में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में 1000 योग साधकों ने 1611 मिनट अखंड योग कर विश्व कीर्तिमान बनाया। फिर राजस्थान विधानसभा ई बुलेटिन अध्यक्ष देवनानी ने 8 जून को लोकार्पण किया। किसका? ई बुलेटिन का। प्रथम अंक शुक्रवार 7 जून को रिलीज हुआ। फिर भर्ती परीक्षाओं में महिला आरक्षण बढ़ाया गया, तृतीय श्रेणी अध्यापक में 30% से 50%। पुलिस भर्ती में 25 से बढ़ के 33% किया जाएगा। फिर टोडा भीम के मुंडिया गांव स्थित प्रेरणा स्थल पर स्वर्गीय कर्नल बैंसला गिब्राल्टर की चट्टान की प्रतिमा का अनावरण किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। आमेर में पर्यटकों को घुमाने के लिए हथनी रूपा की मृत्यु हुई है। फिर आगे चले तो सीए कानून के तहत अनूपगढ़ सिरोही जोधपुर जिले में 17 लोगों को नागरिकता मिली। फिर मतदाता जागरूकता प्रदर्शन की राज्यवार रैंकिंग में राजस्थान का झारखंड के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान रहा है। इसमें मतदाता जागरूकता प्रदर्शन। फिर उत्तर प्रदेश की और इनकी न्यूज़ को तो हटा देता हूँ। फिर अगला चलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 24 भाषाओं के साहित्यकारों को प्रदान किया है, जिसमें 22 अनुसूचित भाषा है, एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। 4 पुरस्कार निम्नलिखित हैं। जी, इसकी शुरुआत वैसे हुई है साहित्य अकादमी पुरस्कार के 1954 में। तो 4 पुरस्कार जो निम्नलिखित हैं: युवा साहित्य पुरस्कार, जिसमें 50,000 रुपये प्रशस्ति पत्र के साथ मिले हैं। 2011 से शुरू हुआ है ये। 35 वर्ष से कम आयु के रचनाकार को देते हैं। और इसमें हिंदी में मिला है गौरव पांडे, जिसने रचना लिखी है स्मृतियों के बीच गिरी पृथ्वी। और अंग्रेजी के लिए मिला है के वैशाली को, जिसने लिखा है होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डायलेक्ट्स आई एम इंडिया, जो भी है। राजस्थानी भाषा के लिए मिला है सोनाली सुथार को सुर शोधुन जग अग्नि कविता संग्रह के लिए। फिर अगला बाइल से, तो ये तो होगा युवा साहित्य पुरस्कार। फिर अगला है बाइल साहित्य पुरस्कार। तो ये बाल साहित्य पुरस्कार 50,000 प्रशस्ति पत्र के साथ मिलता है, बट 2010 से शुरुआत है। तो युवा वाला बाल में शुरू हुआ है और 2011 में बाल हुआ है 2010 में। बाल में हिंदी के लिए मिला है देवेंद्र कुमार को, रचना थी या 51 बाल कहानियां। फिर अंग्रेजी के लिए मिला है नंदिनी सेन गुप्ता को, द ब्लू हॉर्स एंड अदर एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। तो ये मिला है नंदिनी सेन गुप्ता को। राजस्थानी के लिए मिला है प्रहलाद सिंह छोटड़ा को, महारी धाणी के लिए कविता संग्रह है ये। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसमें मिलते हैं 1 लाख रुपए, ये प्रशस्ति पत्र, ये 1954 से चल रहा है। और साहित्य अनुवाद पुरस्कार, जिसमें मिलता है 50,000, जो 1989 से चल रहा है। फिर नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो विनोद गनात्रा को मिला है, पहले भारतीय बन गए हैं नेल्सन मंडेला बाल महोत्सव 7वें पुरस्कार में सम्मानित किया गया उनको। इससे पहले भी 26वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में लिव लिव अजमन शांति पुरस्कार से उनको नवाजा गया है, पहले भारतीय थे। फिर पेन प्रिंटर अवार्ड अरुंधति रॉय को मिला है। शुरुआत इनकी वर्ष इनकी इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पेन प्रिंटर की 2009 में। और इसमें अरुंधति रॉय, छोड़ो जो भी है। फिर आगे चले तो अरुंधति रॉय से पहले द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए बुकर प्राइज जीत चुकी हैं, ठीक है। फिर डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया है, भारतीय विदेश मंत्रालय दिया जाता है, फिजी में आयोजित हुआ। और इसमें तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित हुआ, परंतु हिंदी सम्मान समारोह नेपाल में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। फिर बी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता थे प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्ला मुत्तू। यह पुरस्कार मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समारोह में प्रदान किया गया है। MIIF के अन्य पुरस्कार निम्नलिखित हैं, ठीक है, उनको हटा देते हैं। पर ये किसको मिला है? सुबैया नल्ला मुत्तू को। द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार विजेता थे इसके भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से भी। द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। फिर टीवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार, तो विजेता हैं वेलियन सुबैया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। ये पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। फर्स्ट भारतीय नारायण मूर्ति हैं 2013 में। फिर अगले हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो ये किसको मिला है? विश्व संस्थान संगठन WHO को। विजेता है निमहंस, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था, प्रोफेसर है बॉर्टल मॉरगेवे। किसके लिए मिला है? स्वास्थ्य संवर्धन में अपने योगदान हेतु। इस पुरस्कार की शुरुआत 2019 में की गई थी। फिर अन्य पुरस्कार, तो अभी अन्य पुरस्कार जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है सान्या मल्होत्रा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म मिसेज के लिए। फिर हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार कृष्णा प्रसाद को मिला है। किंग चार्ल्स द्वारा ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रोफेसर डेविड कृष्ण मेनन, ये न्यूरो क्रिटिकल केयर में अपनी सेवाओं के लिए दिया गया है। फिर राष्ट्रीय मंडल कथा पुरस्कार संजना ठाकुर को मिला है लघु कथा ऐश्वर्या राय हेतु। फिर दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कोच नरसिंह को मिला है, जो अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा दिया गया है। इसके तहत पहला महिला कोच पुरस्कार रोहिणी लोखंडे को दिया गया है। फिर चैंपियन पुरस्कार जो सी डॉट द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के दौरान दिया गया। इसका आयोजन ITU द्वारा करवाया जाता है। फिर अगले कुछ है खेल परिदृश्य में चले तो राजस्थान से संबंधित खबरें, जिसमें एशियन मलखम्ब चैंपियनशिप मेजबानी भारत को मिली है और आयोजन भरतपुर राजस्थान में।
खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर राज्य में खेलो इंडिया राजस्थान यूथ गेम्स शुरू किए जाएंगे। फिर राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी जो न्यूज में रहे, माया विष्णु बीकानेर तीरंदाजी रजत पदक मिला है जूनियर एशिया कप में। फिर सतीश शर्मा भरतपुर ताइकंडो, और इन्होंने 9वीं ऑल इंडिया ताइकंडो पुलिस क्लस्टर में रजत पदक जीता है। एथलीटों के विकास के लिए राजस्थान एथलीट एसोसिएशन ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एमओयू किया है। फिर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप संस्करण था 9वां, भागीदार देश थे इसमें 20, विजेता रहे भारत, उपविजेता है दक्षिण अफ्रीका, और इसका खेला गया था ये किंग्सटन ओवल स्टेडियम ब्रिज टाउन में, ठीक है। फिर वर्ष 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई थी पहली बार। रोहित शर्मा, ये सब तो ठीक है। फिर प्रतियोगिता की संरचना ये सब भी ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबाज, सर्वाधिक विकेट फजल उलक फारूकी, सर्वाधिक मैच जीतने वाली टीम भारत, सभी 8 मैच जीते। फिर टी20 क्रिकेट विश्व कप के रिकॉर्ड, तो अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल में, दक्षिण अफ्रीका पहली बार फाइनल में, सर्वाधिक बार भारत 2 बार विजेता, वेस्ट इंडीज 2 बार, इंग्लैंड 2 बार। फिर बिना कोई मैच हारे खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज पैट कमिंस। फिर क्रिकेट से जुड़े अन्य तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा, एक 10 मैच में लगातार 200 तक जमाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना। फिर तीरंदाजी, तो हुंडई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 हुआ स्टेज फर्स्ट, जिसमें संघाई चीन में हुई। कुल 8 थे, इसमें ज्योति अभिषेक वर्मा और ज्योति ज्योति परिणीत कौर अदिति, ये सब थे, इनको गोल्ड मिला। फिर सिल्वर दीपिका प्रियांशु को, ब्रॉन्ज धीरज अंकिता को। स्टेज 2 हुई जो कि दक्षिण कोरिया में हुई, और इसमें ज्योति सुरेखा वैनम अदिति स्वामी और पंडित कौर को गोल्ड मिला। और फिर स्टेज 3 तुर्की में हुई, जिसमें ज्योति सुरेखा वैनम अदिति स्वामी और पंडित कौर को फिर से गोल्ड मिला। फिर फार्मूला 1 रेस जो कैनेडियन ग्रां प्री थी, उसमें मैक्स वर्स्टापेन जीते हैं। स्पेनिश ग्रां प्री, उसमें जीते हैं मैक्स वर्स्टापेन, और ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में जीते हैं विलियम रसेल, टीम की मर्सिडीज। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन जिन्हें हार्डकोर्ट कहते हैं, इसमें पुरुष में जीते हैं जैनिक सीनर, पहला ग्रैंड स्लैम है इनका, और महिला में जीती है आर्या साबालेंका। और फिर पुरुष युगल में जीते हैं रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडन। फिर फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, और इसमें कार्लोस अल्कारेज जीते हैं, और ये इनका थर्ड ग्रैंड स्लैम है, और पहला फ्रेंच ओपन। फिर ईगा स्वाइटेक औरतों की जीती है, चौथी बार फ्रेंच ओपन जीता है, लगातार तीसरी बार जीता है। राफेल नडाल के बाद ऐसा करने वाली दूसरी खिलाड़ी है, और ईगा स्वाइटेक। फिर विम्बलडन ओपन, ठीक है, तो ग्रास कोर्ट जुलाई में हुआ, जो कि इसमें जीता है कार्लोस अल्कारेज, और ये औरतों में जीती हैं बारबोरा क्रोजिकोवा, चेक रिपब्लिक की हैं ये। और फिर पुरुष में जीते हैं हैरी, पुरुष युगल में हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन। फिर यूएस ओपन जो अभी हुआ नहीं है। फिर फुटबॉल में यूएफए चैंपियन लीग, तो ये लंदन में खेला गया। रियल मैड्रिड 15वीं बार जीता, सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है, 32वां सत्र था। सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है, आखिर मैच कुवैत के खिलाफ खेला। भारत के टॉप गोल स्कोरर हैं, कैरियर की शुरुआत 2005 पाकिस्तान के खिलाफ से की थी। 150 मैच खेले, जिनमें 94 गोल किए हैं। अर्जुन अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। सक्रिय खिलाड़ियों में तीसरे स्थान पे हैं अंतर्राष्ट्रीय गोल में, और ऑल ओवर में देखें तो चौथे पे। फिर टेबल टेनिस में देखें तो वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT नाइजीरिया में हुई, 9 पदक जीते, इसमें भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। महिला एकल में श्रीजा अकुला हैदराबाद की जीती हैं। फिर महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता है श्रीजा अकुला और अर्चना कामत ने, और पुरुष युगल में जीता है हरमीत देसाई और मानव ठक्कर ने स्वर्ण। फिर कुश्ती का देखें तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन हुआ जॉर्डन में, भारत 11 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य। स्वर्ण पदक विजेता पहलवान है दीपांशी मुस्कान, रजनीता और मानसी राठौर। फिर पॉलिक इमरे और बर्गा ओनस मेमोरियल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट, इसका आयोजन हुआ बुडापेस्ट हंगरी में। भारत 3 रजत पदक जीते, अमन सहरावत, अंतिम पंगाल और अंशु मलिक। तो पॉलिक इमरे और बर्गा जोनस मेमोरियल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट। तो शतरंज में क्लूज ग्रैंड प्रिक्स 2024 टूर्नामेंट हुआ। क्लूज क्लूज विजेता रहे इसका निहाल सरीन केरल के, आयोजन हुआ था रोमानिया में। उपविजेता रहा हंगरी के ग्रैंड मास्टर इमरे बालेग। फिर फिडे विश्व जूनियर शतरंज खिताब आयोजन हुआ बुल्गारिया में, विजेता थी दिव्या देशमुख। पहले सौम्या स्वामीनाथन ने वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था, इससे पहले दिव्या देशमुख से पहले सौम्या स्वामीनाथन ने। फिर नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट पुरुष वर्ग में फर्स्ट पे रहे हैं मैग्नस कार्लसन, सेकंड पे रहे हैं हिकारू नाकामुरा, थर्ड पे रहे हैं आर प्रगनंदा, और महिला वर्ग में रहे हैं जू वैन जुन, चाइना की हैं जू वैन जुन। फिर अन्य चर्चित खिलाड़ी में देखें तो श्रुति वोरा घुड़सवार हैं, संग्राम सिंह रेसलर हैं, तेजस सिरसे एथलेटिक्स हैं, पूजा तोमर रेसलर हैं, गुलवीर सिंह एथलीट हैं, सुमित नागल टेनिस हैं, अर्जुन एरिगासी शतरंज हैं, डीपी मनु एथलीट हैं और भाला फेंक में, और नीरज चोपड़ा एथलीट है भाला फेंक में। फिर भारतीय सेना के नए प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे के स्थान पे आए हैं। भारतीय थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना के दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना के विवेक चौधरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। फिर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधान सचिव है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के, और अजीत डोभाल तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। फिर मैक्सिको के अभी कौन बने हैं राष्ट्रपति, तो क्लोडिया सैनबॉम। फिर दक्षिण अफ्रीका के बने हैं राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। फिर आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं हल्ला टॉमस टॉमस डॉटिर। फिर स्लोवाकिया के बने हैं पीटर पेलिग्री। कांगो के बने हैं जोडिथ सुमिनावा। डीआरसी के बने हैं जोडिथ तुलुका, तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है डीआरसी की, जोडिथ तुलुका। फिर मार्क रूटे जो नाटो के अगले महासचिव नियुक्त किए गए हैं, और ये 1 अक्टूबर 2024 को पदभार संभालेंगे, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। फिर है रुचिरा कंबोज, भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला, 4 दशक बाद सेवानिवृत्त हो गई है संयुक्त राष्ट्र से। फिर सारा दुतेत्रे, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, सारा दुतेत्रे ने, ठीक है।
फिर डेविस जॉनसन कर्नाटक के पूर्व भारत के 23 गेंदबाज हैं और ये बालकनी से गिरकर मृत्यु हुई है इनकी, ठीक है। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो ओलेग कोने जो भी है यार, अब ये ओलेग कोनोनेरको जो अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। कोनोनेरको जो भी है, ओलेग कोनोनोरको रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस द्वारा भेजा गया था इनको। फिर पीवी सिंधु तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। फिर है सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव गोल्डन विंग्स का तमगा लेकर पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। फिर थियो जेम्स ब्रिटिश अभिनेता हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को लौटाएगी 500 वर्ष पुरानी कांस्य प्रतिमा संत तिरुमकाई अलवार की प्रतिमा, ठीक है। फिर कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिसमें देखें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जिसका कैंपेन था जनरेशन रिस्टोरेशन, मेजबान देश था सऊदी अरब। फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को पहली बार मनाया गया यूएनसीए द्वारा बच्चों के खेलने के अधिकार को बढ़ावा देने हेतु। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, संस्करण था 10वां और थीम थी समय एवं समाज के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में डल झील के नजदीक 7,000 ज्यादा लोगों के साथ योग किया। फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष घोषित किया गया है और 2025 को क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया गया है।